आप सुन रहे हैं हॉट FM 105 रेडियो नेटवर्क। आइए सुनते हैं प्रोग्राम परवेज हूद भाई के साथ। मेजबान है मारूफ साइंसदान और दानिश्वर परवेज हूद भाई। आज गर्मी कितनी तेज है, हर वक्त लगती है प्यास। इस प्यास को बुझाता है पानी। पानी पानी। लेकिन कुर्राए अर्ज के ऊपर पानी आया कहां से? जो पानी आजकल हमारे दरियाओं, समंदरों और झीलों के अंदर मौजूद है, क्या ये हमेशा से था या ये जमीन के बनने के बहुत बहुत बाद की बात है? एक और सवाल, हम ये जानते हैं कि जमीन के ऊपर मौसमियाती तब्दीली बहुत तेजी से आ रही है, तो आलमी तौर पर पानी की सूरत हाल के ऊपर इसका क्या असर होगा? और शायद सबसे अहम सवाल तो ये है कि हम जो पाकिस्तान में रहते हैं, क्या हमें पानी उसी तरह से मिला करेगा जैसे पहले मिलता था? सिंध और पंजाब, पाकिस्तान और इंडिया, इंडिया और चाइना, इनके दरमियान पानी के मसले के ऊपर जंगें तो नहीं होंगी? सामईन, मैं हूं परवेज हूद भाई और आज का प्रोग्राम पानी की बाबत है। जिस किस्म के सवालात आज साइंसदान पानी के बारे में उठा रहे हैं, माजी में तो इनके जवाबात तलाश करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। चलिए सबसे पहले हम इस सवाल की तरफ मुतवज्जे होते हैं कि क्या पानी जमीन के ऊपर हमेशा से था या बाद में आया? जैसा कि आपने जरूर सुना होगा, हमारी जमीन आग का एक दहकता हुआ गोला थी जब ये वजूद में आई तकरीबन 4.5 अरब साल पहले। उस वक्त ये इतनी ज्यादा गर्म थी कि उसके ऊपर पानी का ठहरना मुमकिन ही नहीं था। चुनाचे बहुत से साइंसदान ये समझते थे कि शायद पानी बाद में पहुंचा होगा, खला से पहुंचा होगा, कि शुरू में ये जमीन के ऊपर नहीं हो सकता था। पानी को लाने वाली क्या चीज हो सकती है? शहाब साकिब और दुमदार सितारे। ये बात दुरुस्त इसलिए हो सकती थी कि शहाब साकिब और दुमदार सितारे बर्फ, पानी के बर्फ के बने हुए हैं, या कम से कम ये कहा जा सकता है कि इनमें से बहुत से दुमदार सितारे और शहाब साकिब पानी के थे। वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर गैसों के भी ये बने हुए हैं। अब उस जमाने में, मेरा मतलब ये कि 4-4.5 अरब साल पहले इन आसमानी अजसाम की तादाद बहुत होती थी और ये मुसलसल जमीन के ऊपर बरसते थे। लेकिन ये सिर्फ चंद साल पहले की बात है कि अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में इन दुमदार सितारों और शहाब साकिब का बहुत बारीक बीनी से तज्जिया किया गया और ये देखा गया कि ये आखिर किस किस्म के पानी के बने हुए हैं। अब आप ये पूछेंगे, भाई पानी तो पानी ही होता है, क्या इसकी भी किस्में होती हैं? जी हाँ, आप जरूर ये जानते हैं कि पानी 2 हाइड्रोजन और 1 एटम ऑक्सीजन का मुरक्कब है। अब हाइड्रोजन के एटम दरअसल 3 किस्मों के हो सकते हैं। आम हाइड्रोजन के एटम के मरकज में तो सिर्फ 1 प्रोटॉन होता है और जो पानी आम हाइड्रोजन से बनता है उसे हम आम पानी कहेंगे। लेकिन हाइड्रोजन के एटम के अंदर अगर 1 प्रोटॉन के अलावा 1 न्यूट्रॉन भी शामिल हो तो फिर ये भारी हाइड्रोजन कहलाती है और इससे भारी पानी बनता है।
जो वजन के एतबार से आम पानी से भारी है। इस भारी पानी के अलावा एक और किस्म का पानी भी है। इसके हाइड्रोजन के एटम के अंदर एक प्रोटॉन के अलावा 2 न्यूट्रॉन हैं। इसको ट्रिटियम का पानी कहते हैं और यह सबसे ज्यादा भारी पानी है। अलबत्ता इसकी जिंदगी बड़ी महदूद होती है, कुछ ही वक्त के बाद ये खत्म हो जाता है। जब यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने शहाब साकिब और दुमदार सितारों के ऊपर पानी का तज्जिया किया तो उन्होंने ये जान लिया कि इन 3 किस्मों के पानी की कितनी कितनी मिकदारें हैं। इसके नतीजे में एक बात बिल्कुल वाज़े तौर पर सामने आई, यानी कि जो पानी आसमानी अजसाम के ऊपर है वो जमीन के पानी से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। लिहाजा जमीन के ऊपर पानी बाहर से नहीं आया, वो शुरू ही से जमीन पर मौजूद था। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो पानी फिर कहां पर छुपा हुआ था। आज इसका जवाब हमारे पास मौजूद है। कुछ खास किस्म के ऐसे पत्थरों की शनाख्त की गई है जिनके अंदर पानी मौजूद होता है और जो जमीन के बीच में होते हैं। जब आतिशफशां फूटते हैं तो ये लावा की सूरत में ऊपर उठकर आते हैं और उस वक्त ये इतने ज्यादा गर्म थे कि इनमें से भाप निकली और उस भाप से बिलाखिर बादल पैदा हुए, बादलों से बारिश हुई और ये इतनी ज्यादा बारिश हुई कि हमारे समंदर यूं वजूद में आए। आज जो जमीन के ऊपर पानी मौजूद है उसका 97% हिस्सा खारा पानी है। मतलब ऐसा पानी जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्मों की नमकियात तहलील हैं। बाकी 3% मीठा पानी है। मतलब ये कि ऐसा पानी जो हम पी सकते हैं, जिससे फसलें उग सकती हैं और जिनमें नमकियात की मिकदार काफी कम है। लेकिन बहुत सारा मीठा पानी ग्लेशियर और शुमाली और जुनूबी कुतुब के ऊपर मौजूद है और सिर्फ 1% ऐसा मीठा पानी मौजूद है जिस तक हमारी रसाई हो सकती है। अच्छा, अब चलिए हम ये देखते हैं कि पानी को हम किस तरह से इस्तेमाल में लाते हैं। औसतन एक आम शख्स एक दिन के अंदर 2 से 5 लीटर पीता है, लेकिन उसके खाने पीने की जरूरियात को पूरा करने के लिए हर रोज 2000 से 3000 लीटर पानी की जरूरत है। इस पानी से गल्ला और जानवरों का चारा पैदा होता है। लेकिन अगर 7 अरब लोगों की जरूरियात पूरी करनी है तो उसके लिए एक ऐसा कनाल चाहिए जो 10 मीटर गहरा हो, 100 मीटर चौड़ा और 2100 किलोमीटर लंबा। गर्ज ये कि बढ़ती हुई आबादी की जरूरत पूरा करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पानी की अब जरूरत पड़ रही है। अब 50 साल पहले तक तो ये समझा जाता था कि पानी तो हमें मिलता ही चला जाएगा, जितनी हमें जरूरत होगी कहीं ना कहीं से तो हमें पानी मिल जाएगा। लेकिन उस वक्त इस कुर्रे के ऊपर लोगों की तादाद आज के मुकाबले में सिर्फ आधी थी और उस वक्त लोग कम खाया करते थे और खुसूसन गोश्त कम खाते थे। अब जैसे जैसे जमीन की आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमें और भी ज्यादा पानी की जरूरत पड़ रही है और अंदाजा यह है कि 2050 तक जमीन पर कुल आबादी 9 अरब तक पहुंच जाएगी। इससे पानी का बहरान और ज्यादा शिद्दत इख्तियार करेगा, खास तौर पर इसलिए कि लोग अब ज्यादा गोश्त खाने लगे हैं और गोश्त तो खैर जानवरों का होता है और जानवरों को खुराक देने के लिए चारा चाहिए, चारे के लिए पानी चाहिए और ये वो चीज है जिसकी किल्लत बढ़ती चली जाएगी। एक जमाने में ये सोचा जाता था कि चलिए अगर दरियाओं में पानी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम जेरे जमीन पानी हासिल कर लेंगे, एक बोर कर देंगे
اگر 100 فٹ پر نہیں تو 200 پر تو ہوگا، اور اگر 200 پہ نہیں تو 400 پہ تو ہوگا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ زیر زمین پانی بھی بہت تیزی سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جو دنیا کے بڑے بڑے شہر ہیں، مثلا میکسیکو سٹی، بینکاک، بیجنگ، مدراس، شنگھائی، ان سب شہروں کے اطراف میں پانی کی سطح اب 10 سے لے کر 50 میٹر تک کم ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ ان شہروں سے جو گندگی نکلتی ہے وہ زیر زمین پانی کو آلودہ کر رہی ہے۔ آج دنیا کے مختلف ملکوں میں پانی کے بحران کی شدت بڑھ رہی ہے، اور بہت سے تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے ان سماجوں کے اندر، ان ملکوں کے اندر اور ملکوں کے درمیان کشیدگی، لڑائی اور ہو سکتا ہے کہ جنگیں بھی ہوں۔ انڈیا کی مثال لیجئے۔ کرشنا دریا 3 انڈیا کی ریاستوں کے بیچ سے گزرتا ہے، آندھرا پردیش، کرناٹکا اور مہاراشٹرا۔ تینوں ریاستوں میں پانی کی کھپت بہت بڑھ گئی ہے، اور ہر ریاست کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ زیادہ پانی کا حقدار ہے بنسبت دوسروں کے۔ ان کے درمیان کشیدگی اتنی بڑھ گئی تھی کہ پھر حکومت انڈیا کو ایک خاص ٹرائیبیونل کا اہتمام کرنا پڑا، اور ابھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وقتی طور پر یہ مسئلہ کسی حد تک ٹھنڈا ہو گیا ہے، لیکن ضرور آنے والے وقتوں میں یہ مسئلہ پھر سے اٹھے گا۔ مشرق وسطیٰ میں تو پانی کے مسائل اور بھی زیادہ شدید ہیں۔ مثلا دریائے نیل سوڈان، ایتھوپیا، مصر اور کئی دوسرے ملکوں کے بیچ سے گزرتا ہے، اور ہر ملک میں پانی کی طلب بڑھتی چلی گئی ہے۔ مصر کے صدر نے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر ایتھوپیا مصر کے پانی کو کم کرنے کی کوشش کی تو مصر ایتھوپیا کے خلاف جنگ کا آغاز کرے گا۔ اسرائیل نے دریائے اردن سے اتنا پانی نکالا ہے کہ اردن کی زمینیں بنجر ہو کر رہ گئی ہیں۔ ہر ملک، ہر صوبہ، ہر قصبے کو پانی چاہیے، لیکن اتنا پانی ہے نہیں، تو پھر اس مسئلے کو آخر کیسے حل کیا جائے؟ خصوصاً وہ تنازعات جو سندھ اور پنجاب کے درمیان ہیں، اور جو ہندوستان اور پاکستان کے مابین ہیں۔ یقیناً یہ بہت گمبھیر مسئلے ہیں، لیکن ان کو حل کیا جا سکتا ہے اگر، اور یہ شرط بہت ضروری ہے، اگر ہم نے اس کو ایک معروضی انداز میں دیکھا، یعنی کہ غیر جانبدار ہو کر اگر ہم تمام لوگوں کی ضروریات کو اپنے سامنے رکھیں اور یہ بھی دیکھیں کہ کتنا پانی دستیاب ہے اور اس کو کیسے کیسے خرچ کیا جا سکتا ہے، تو شاید ہم ان مسائل کا حل نکال سکیں۔ اس مشکل مسئلے کی طرف ہم بریک کے بعد لوٹیں گے۔ کمرشل بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں پروگرام پرویز ہود بھائی کے ساتھ کا بقیہ حصہ۔
सामाइन, मैं हूं परवेज हुद भाई। ब्रेक से पहले हम पानी के मसले के ऊपर गौर कर रहे थे। तमाम माहिरीन इत्तफाक करते हैं कि अगर पाकिस्तान के पानी का बहरान हल न किया गया तो इससे इंतशार फैल सकता है, सूबों के दरमियान कशीदगी बढ़ सकती है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन जंग का खतरा भी पैदा होता है। अब ये सारे मसाइल बड़े मुश्किल हैं, बड़े गंभीर हैं और इनको हल करने का एक ही तरीका है, यानी कि सच्चे हक़ाइक़ को अपने सामने रखा जाए और एक गैर जानिबदार अंदाज में सबके हुकूक को मद्देनजर रखा जाए। अब चलिए हम हक़ाइक़ की तरफ आते हैं। सन 1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आया तो उस वक्त हर पाकिस्तानी को औसतन 5300 क्यूबिक मीटर पानी मयसर था, लेकिन 2013 में यानी कि 3 साल पहले ये 5 गुना घट गया और आज ये मिकदार सिर्फ 1000 क्यूबिक मीटर होकर रह गई है। इसकी वजह भी समझ में आती है। सन 1947 में पाकिस्तान की आबादी सिर्फ 2.8 करोड़ थी, जबकि आज ये 22 करोड़ से तजावुज कर गई है। गोया के आबादी 8 गुना बढ़ चुकी है। तो जाहिर है कि जब पानी की मिकदार उतनी ही होगी और आबादी बढ़ेगी तो फीकस पानी की मिकदार भी कम हो जाती है। अब कुछ जरूरी आदाद व शुमार अपने जहन में रखिएगा। दरियाए सिंध और पाकिस्तान के दीगर तमाम दरियाओं में कुल 155 मिलियन एकड़ फुट पानी मौजूद होता है सालाना। नहरों के जरिए से इस पानी का बेशतर हिस्सा आबपाशी और ज़राअत के लिए इस्तेमाल होता है। एक अंदाजे के मुताबिक 96% ज़राअत पर खर्च होता है, जबकि 2% शहरों में इस्तेमाल होता है और 2% सनअतों के लिए। जो पानी दरियाओं से आबपाशी के लिए नहरों के जरिए से निकाला जाता है उसकी कुल मिकदार 104 मिलियन एकड़ फुट है, लेकिन इसका 2/3 हिस्सा जाया हो जाता है, इसलिए कि उन नहरों को पक्का नहीं किया गया और कच्ची मिट्टी से पानी रिस कर जाया हो जाता है। लेकिन पानी के ज़िया के अलावा एक और भी बड़ा नुकसान होता है। नहरों के अतराफ जो जमीनें हैं, ज़रख़ेज़ जमीनें, वो बर्बाद हो जाती हैं जब नीचे से पानी ऊपर सतह की तरफ उठता है और अपने साथ वो ज़ेरे जमीन नमकियात ऊपर लाता है। ये जमीनें सेम ज़दा हो जाती हैं। इस सारे नुकसान से हम बच सकते, सिर्फ हमें इन नहरों को पक्का करने की जरूरत है। इस इक़दाम से जितना पानी बच सकता है आप सुनकर हैरान होंगे। अगर किसी दिन कालाबाग डैम और भाषा डैम वाकई बनते हैं और अगर ये दोनों भरे जाते हैं तो ये मिक़दार उससे कम से कम 2 गुना ज्यादा होगी। काश के हमारे हुक्मरान इस इंतहाई अहम कौमी मसले की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करते। अब दुनिया के कई मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान को ज्यादा पानी मिल रहा है फीकस, लेकिन फिर भी यहां पर ज़रई पैदावार कम है उन मुल्कों के मुकाबले में। इसकी वजह यह है कि खेतों को जिस तरह से सैराब किया जाता है तो पूरे खेत में पानी भर दिया जाता है, लेकिन इसका कोई फायदा तो नहीं होता, इसलिए कि पौधे तो सिर्फ पानी अपनी जड़ों से जज्ब कर सकते हैं। अगर ये पानी जमीन के दूसरे हिस्सों में पहुंचे
تو اس سے کوئی بہتر فصل تو نہیں پیدا ہوگی۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں اب ڈرپ اریگیشن عام ہو گئی ہے، جس کا مطلب یہ کہ فواروں سے ٹھیک ان جگہوں پر پانی پہنچایا جاتا ہے جہاں ایک پودے کو اس کی اصل ضرورت ہے۔ لہذا اگر پاکستان کو اپنے پانی کو بہتر طور پر استعمال کرنا ہے تو ہمیں بھی اسی طریقے یعنی کہ ڈرپ اریگیشن کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں آبیانہ کی شرح جو صرف 135 یا 150 روپیہ ہے فی ایکڑ بہت کم ہے۔ اگر آپ ٹیوب ویل کے پانی کی قیمت دیکھیں تو یہ 3500 سے 4500 روپیہ ہے فی ایکڑ۔ دریاؤں کے پانی کو یوں ضائع کرنا ہمارے قومی مفاد میں ہرگز نہیں ہے۔ اب بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے پانی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر ہم زیادہ ڈیم بنائیں۔ بظاہر تو یہ بات بڑی معقول لگتی ہے، اس لیے کہ کبھی زیادہ بارش ہوتی ہے اور کبھی کم، اور جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو ڈیموں میں ہم اس پانی کو بند کر سکتے ہیں اور بوقت ضرورت اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ لیکن ڈیم کے کئی نقصانات بھی ہوتے ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ اول یہ کہ جہاں ڈیم بنتا ہے تو اس کے اطراف میں آبادی کو بے دخل کرنا پڑتا ہے، ان کے گھر اور ان کے کھیت سب زیر آب آ جاتے ہیں۔ لیکن چلیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں متبادل زمینیں دی جائیں گی، ایسا کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا۔ لیکن ایک اور بڑا مسئلہ ہے جس کی طرف کافی توجہ نہیں دی گئی ہے۔ قدرت کے نظام میں جو پانی دریاؤں سے سمندر میں پہنچتا ہے وہ بیکار نہیں جاتا۔ دراصل اس پانی کا سمندر میں پہنچنا بہت ضروری ہے۔ دریا کا میٹھا پانی سمندر کے کھارے پانی کو دور رکھتا ہے اور سمندر یوں زمین کو کاٹ نہیں سکتا۔ دریا کے میٹھے پانی کی وجہ سے تمر کے درخت، جس کو انگریزی میں مینگروو کہتے ہیں، وہ سارے پاکستان کے ساحلی علاقوں میں پاکستان کے ساحل کا دفاع کرتے ہیں، اور ان سے مچھلیوں کو خوراک بھی ملتی ہے، اور صدیوں سے یہ مچھلیاں ہمارے لیے خوراک کا ذریعہ بھی رہی ہیں۔ اب سال کے صرف 2 مہینے ایسے ہوتے ہیں جب دریائے سندھ سمندر تک پہنچتے پہنچتے خشک نہیں ہوتا۔ صرف ان 2 مہینوں میں تمر کے درختوں کو کچھ میٹھا پانی ملتا ہے۔ اگر اس پانی کو مکمل طور پر آنے سے بند کر دیا گیا تو یہ تمر کے درخت ختم ہو جائیں گے اور پاکستان کے ساحلی علاقوں کو ایک شدید خطرہ درپیش ہوگا۔ آج بھی ہم کئی علاقوں میں یہ دیکھ سکتے ہیں، مثلاً بدین، جہاں سمندر نے زمینوں کو بیکار کر کے چھوڑ دیا ہے۔ جس طرح انڈیا کی مختلف ریاستوں کے مابین پانی کے تنازعات بار بار اٹھتے رہے ہیں، اسی طرح پاکستان کے صوبوں کے درمیان بھی یہ تنازعات اٹھتے رہے ہیں۔ لہذا 1991 میں حکومت پاکستان نے انڈس ریور سسٹم اتھارٹی ارسا قائم کیا۔ ارسا کو سرکاری طور پر یہ اختیار دیا گیا کہ وہ پنجاب، سندھ، فرنٹیئر اور بلوچستان کے درمیان پانی کی تقسیم کا فیصلہ کرے۔ ارسا نے تمام حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ پنجاب کو دریائے سندھ کا 37% حصہ ملے گا، سندھ کو بھی اتنا ہی ملے گا یعنی 37% حصہ، بلوچستان کو 12% اور فرنٹیئر یعنی کہ خیبر پختونخوا 14%۔ اس فیصلے کے بعد تو شاید تمام تنازعات کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کے ناکام ہونے کی شاید سب سے بڑی وجہ یہ ہے
कि पानी के बहाव का कोई सही हिसाब नहीं रखा गया और पानी बहुत मिकदार में चोरी भी होने लगा, इसलिए कि जो बड़े जमींदार और वडेरे हैं वो तो अपनी मनमानी कराते हैं। अगरचे माजी में पानी चोरी करना काफी आसान था, लेकिन अब जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम ये जान सकते हैं कि कितना पानी किस खेत में इस्तेमाल हो रहा है और इस तरह से सही हिसाब रखना आज मुमकिन हो गया है। अगर ये टेक्नोलॉजी हासिल की जाए और इसको सही तौर पर इस्तेमाल में लाया जाए तो पानी की तयशुदा तकसीम पर अमल दरामद हकीकतन हो सकता है और इस तरह से सूबों के दरमियान जो गलत फहमियां हैं उनको दूर किया जा सकता है। यही बात पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर सादिक आती है। पाकिस्तान को हमेशा ये शक लगा रहता है कि जितना पानी असल में दरियाओं में दाखिल होता है हिमालय के पहाड़ों से, उसका हिंदुस्तान हमें सही हिसाब नहीं बता रहा है। लिहाजा हम पलक झपकते में उंगली उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि इंडिया ने हमारा पानी रोका हुआ है, वो पानी जो हमें इंडस वाटर्स ट्रीटी के तहत मिलना चाहिए। जैसा कि आप जानते होंगे, ये वो माहदा है जो सन 1960 की दिहाई में तय हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में और जिससे दरियाओं के पानी की तकसीम के ऊपर एक इत्तफाक हुआ था। इस माहदे के तहत इंडिया ऐसे डैम बना सकता है जिनसे पन बिजली हासिल हो सकती है, लेकिन वो पानी ज़राअत के लिए इंडिया नहीं इस्तेमाल कर सकता और ये पानी सारा पाकिस्तान का है। इंडस वाटर्स ट्रीटी में ये शिक़ रखी गई है कि अगर दोनों मुल्क किसी एक मसले के ऊपर इत्तफाक नहीं करते तो ये एक ऐसे गैर जानिबदार माहिर या माहिरीन की मदद ले सकते हैं और उन माहिरीन का फैसला हतमी होगा। अब याद रहे कि पन बिजली से पानी खर्च नहीं होता। मसला सिर्फ ये है कि पानी किस वक्त बंद किया जाए और किस वक्त छोड़ा जाए। अगर इंडिया दरियाओं के पानी को उस वक्त बंद करता है जब पाकिस्तान को ज़राअत के लिए पानी की जरूरत होती है तो जाहिर है कि इससे हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने का अंदेशा होगा। लेकिन अगर इंडिया पानी उस वक्त छोड़ता है जब हमें उसकी जरूरत है तो फिर इससे हमारा फायदा हो सकता है और इंडिया को साथ साथ बिजली भी मिल सकती है। लिहाजा अगर दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन हो बजाय कशीदगी के तो इससे दोनों का फायदा होगा, किसी का नुकसान नहीं होगा। जब पाकिस्तान में पानी की मिकदार कम पहुंचती है तो कुदरती तौर पर हम ये कहते हैं कि इंडिया ने रोका हुआ है। अब हकीकत ये हो सकती है कि इंडिया ने इंडस वाटर्स ट्रीटी की खिलाफ वर्जी वाकई की है और ये भी हो सकता है कि ये महज हमारे शुभात हैं। इस मसले का एक हल अब टेक्नोलॉजी की वजह से निकल आया है। इस टेक्नोलॉजी को रिमोट सेंसिंग कहते हैं। मसनूई सैयारों के ऊपर कैमरा नस्ब किए जा सकते हैं और दीगर आलात से जो जमीन के ऊपर रखे हुए हैं ये जाना जा सकता है कि कितना पानी असल में दरियाओं में पहुंचा है और कितने पानी को इंडिया ने रोका है और कितने को छोड़ा है। इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दोनों मुल्कों के दरमियान जो कशीदगी और शुबहात हैं उसको कम किया जा सकता है। जब दो हमसाया मुल्क होते हैं, उनकी सरहदें मिलती हैं तो सिवाय माहदों के और मुज़ाकरात के और तो कोई तरीका है ही नहीं जिससे तनाज़ात को हल किया जा सके। खास तौर पर इस एटमी जमाने में जब दोनों मुल्क ये सलाहियत रखते हैं कि वो एक दूसरे को सफाए हस्ती से मिटा सकते हैं।
लिहाजा दोनों मुल्कों के हुक्मरानों को चाहिए कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी जल्द अज जल्द हासिल करें जिससे पानी की सही सूरत हाल मालूम हो सके। वो लोग जो ये कहते हैं कि नहीं, पानी का मसला हम सिर्फ जंग से हल कर सकते हैं, वो ये नहीं जानते कि एटम बम के जमाने में दोनों मुल्क एक दूसरे को सफाए हस्ती से मिटा देने की सलाहियत रखते हैं। लिहाजा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पानी के तनाज़े को हल करने का एक ही तरीका है, यानी कि अफ़ाम और तफ़हीम से और मुज़ाकरात के जरिए से। अब इस प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। परवेज हुद भाई को इजाजत दीजिए। आपसे अगले हफ्ते फिर इसी वक्त मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। आपने प्रोग्राम सुना परवेज हुद भाई के साथ। मेजबान थे परवेज हुद भाई और ये पेशकश थी हॉट FM 105 रेडियो नेटवर्क की।